7 ओवर में 70 रन पाकिस्तान ने बनाए, फर्स्ट 7 ओवर 70 रन और कोई आउट नहीं हुआ था। नजर आ गई मॉडर्न डे क्रिकेट, नजर आ गई इंटेंट वाली क्रिकेट, जिसको पिछले 2 दिन से लगातार डडू फैंस जो थे वो तनकीद किए जा रहे थे कि ये है अग्रेसिव क्रिकेट। तो पता चल गई अग्रेसिव क्रिकेट कि कैसे साहिल फरहान ने आके एक मैच में सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। यही सारे लोग थे ना डडू फैंस जो कह रहे थे कि जी बाबर आजम होता तो ये ना होता। बाबर आजम ने लास्ट सीरीज जो बांग्लादेश में खेली थी, 3 मैचेस में 27 रन बना के 9 का एवरेज और 67 का स्ट्राइक रेट था। दूसरी तरफ फरहान ने एक मैच खेला और पहले ही मैच में 29 बॉल्स 50, 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से हाफ सेंचुरी और 60 प्लस का स्कोर बनाया। पावर प्ले में 71 रन इसी पिच पे, जहां पे पिछले 2 मैचेस में डेड कंडीशंस पे रन नहीं बन रहे थे। अभी भी शॉट्स आसानी से नहीं जा रहे थे, जिस तरह उसने जान लगा के खेला है, बेस बना के दी है। पावर प्ले ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन कंडीशन में, क्योंकि उसके बाद एकदम से गेम स्लो डाउन हो जाता है। और वही हुआ था, एकदम बीच में आपको कोलैप्स हुआ। कोलैप्स हुए, हमारे हसन नवाज ने कैमियो खेला, बट वो जो कोलैप्स था वो शायद अगर पहले 6 ओवर में 40 रन होते, 35 रन होते, तो हम लोग फिनिश करते 130, 135, यू नेवर नो, 120 प्रेशर में आके एकदम से आउट होते। तो जो बेस बनाई उसने, उस बेस की वजह से 170 प्लस का टारगेट मिला, इनफैक्ट 179 का। और एक पॉइंट पे लग गया था कि यार ये मैच हमारा है, नहीं होते 179 चेज इन कंडीशंस के ऊपर, इतना आसान नहीं है। तो फरहान वेरी वेल डन, जबरदस्त मैच खेला। और आज फरहान ने बता दिया कि भाई मेरिट पे जब सिलेक्शन होती है ना, तो यही रिजल्ट निकल कर आते हैं। आप जब ट्रांजिशन फेज पे थोड़ा सा सब्र का पैमाना बरकरार रखोगे, इन लड़कों को खेलने दोगे, तो राइट कॉम्बिनेशन बनकर आएगा। और जब राइट कॉम्बिनेशन बनेगा तो फिर आपके सामने मॉडर्न डे क्रिकेट के रिजल्ट आएंगे। ऐसे थोड़ी आएंगे हर मैच में शुरू हो जाए कि ट्रोल करना शुरू कर दें प्लेयर्स को। तो आज शाहिद फरहान ने कमाल क्रिकेट खेला है, इन कंडीशंस के ऊपर उसने प्रूफ किया है। और जो अच्छे दिन होते हैं ना प्लेयर्स के अपने पीक क्रिकेट के, हमारा बोर्ड उन प्लेयर्स को बाहर बिठा देता है। हमारी टीम मैनेजमेंट उन प्लेयर्स को प्लेइंग 11 में आने नहीं देती जब उनके पीक डेज चल रहे होते हैं। इस वक्त फरहान अपनी पीक फॉर्म पे है, डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर है। अगर उसको अभी नहीं खिलाएंगे तो कब यूटिलाइज करेंगे उसके आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद। और बहुत अच्छा डिसीजन था कि फखर जमान को ड्रॉप किया। मैंने पहले भी कहा फखर जमान कभी आउट ऑफ फॉर्म नहीं होता, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। वो इतना कुछ बहुत बड़ा मैच विनर नहीं है, वो इम्पैक्ट प्लेयर है, बट वन ऑफ इनिंग्स आती है 7-8-9 मैचेस के बाद, अगर वो एक इनिंग्स खेलेगा तो कोई इसका फायदा नहीं है। अगर आप अभी भी सोचेंगे यार फखर जमान ने आखिरी कौन सी ऐसी इनिंग्स खेली जिससे पाकिस्तान जीता होगा या कोई बहुत इंपैक्टफुल इनिंग्स, तो एकदम से याद आता है कि 2021 के वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में खेली थी, जहां पे भी बाबर आजम ने गेम बढ़वा दिया था भाई, 39 बॉल्स 34 रन। खैर, तो स्टार्क को छक्के मारे थे वहां पे फखर जमान ने। तो वही एक आखिरी चीज याद आती है, उसके बाद ऐसी इनिंग्स कभी याद नहीं आती। तो वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं होते, उनकी अपनी एक लिमिटेशंस होती है। और फखर को ड्रॉप करके फरहान को लाना एक बहुत अच्छा डिसीजन था। और फरहान इस वक्त, अगर अभी भी फरहान को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर भाई वो आहिस्ता आहिस्ता जब उसका करियर खत्म हो जाएगा या उसकी फॉर्म नहीं लगेगी तो फिर टीम में लाने का कोई मतलब नहीं होगा। अभी यूटिलाइज करना है, अभी वो खेल सकता है मैच विनिंग इनिंग्स। तो वेरी वेल डन फरहान, जबरदस्त क्रिकेट खेला है। और डडू फैंस का एजेंडा जो है ना खत्म कर दिया। मजे की बात यह है कि जितने फैंस थे ना वो गायब हुए हुए हैं। उनका जो आखिरी पोस्ट था ज्यादातर लोगों का वो एक दिन पहले का आया हुआ है, यानी कि सेकंड T20 का। ये लोग ना इंतजार करते हैं कि पाकिस्तान मैच हारे, इनको खुशी होती है जब पाकिस्तान हारता है, जब इनका फेवरेट प्लेयर टीम में नहीं होता। और आज जब टीम जीत रही थी तो कोई पोस्टिंग नहीं थी, कोई ट्रोलिंग नहीं थी, कोई एप्रिसिएशन नहीं थी। इवन रमीज राजा भी पिच को अच्छा बना गए कि भाई इस पिच पे जो पिच वैसे बिहेव नहीं कर रही जैसे हमने सोचा था। यार एक बंदा इतना अच्छा खेल रहा है, आप 2-0 सीरीज डाउन हो, मोराल आपकी टीम का डाउन है, दो मैचेस उसने खेले नहीं है, एक ही चांस मिला उसको इस सीरीज के अंदर, वो आके परफॉर्म कर रहा है इस प्रेशर में और बोल रहे हैं जी पिच वैसे बिहेव नहीं कर रही। मतलब उस बंदे की कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई एप्रिसिएशन नहीं बनती। ये हालात हैं इनके। तो ये लोग ना इंतजार करते हैं कि टीम हारे तो इनका एजेंडा चलता है। अभी इनका एजेंडा खत्म हुआ है आज के दिन, आखिरी पोस्टिंग भी एक दिन पहले की है। तो बहुत खुशी हुई देख करके जिस तरह उनके एजेंडा को खत्म किया और इनके फैंस जो है ना वो गुफाओं में चले गए हैं। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। साइम अयूब को आज एक और चांस मिला। अच्छी बात यह है कि टीम मैनेजमेंट उन पर अभी भी ट्रस्ट दिखा रही है, क्योंकि साइम अयूब में वो स्पार्क है, वो टैलेंट है। हम सबको पता है कि वो कितने केपेबल हैं कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल सकते हैं। बट वही बात है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम और उनको फिगर आउट करना होगा। ही रियली नीड्स टू वर्क ऑन हिमसेल्फ। अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर समझना होगा कि वो कहाँ गलतियां कर रहे हैं। आज थोड़ा सा नजर आया कि वो उस रिदम में आ रहे हैं, बट फिर अपनी विकेट थ्रो करके चले गए। अभी तो मोमेंटम भी अपने हाथ में था, तो उस मोमेंटम के अंदर वो कैरी करते, आराम से खेल लेते, भले टाइम ले लेते, जरूरी नहीं था हर बॉल पे मारे, थोड़ा सा टाइम लेकर अपनी फॉर्म वापस लाने की कोशिश करते, बट फिर उन्होंने विकेट थ्रो कर दी। तो थोड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं साइम अयूब, जो कि उनको राइट टाइम में सुधारना होगा, वरना फिर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। जैसे 2024 की T20 वर्ल्ड कप में उनको एकदम से बाहर कर दिया था और फिर वापस लेकर आए थे 2-3 मैचेस के बाद। तो उनको अपने ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। मोहम्मद हारिस वेरी डिसअपॉइंटिंग। मुझे तो खैर हारिस शुरू से इतना पसंद नहीं है। ठीक है, अच्छी इनिंग्स खेलते हैं तब खुशी होती है, लेकिन मैंने पहले भी कहा है अगर हारिस और हसीबुल्ला ये 2 विकेट कीपर बैट्समैन का ऑप्शन होगा, मैं हमेशा प्रेफर करूंगा हसीबुल्ला को। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हैं,
टैलेंट वाइज भी वो ज़्यादा बेटर है, अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स भी उसके पास भी हैं जितने हारिस के पास हैं, बट उसका प्लस पॉइंट क्या है, वो हारिस से बेटर ऑल अराउंड द ग्राउंड खेल सकता है। तो हसीबुल्लाह हमेशा मैं प्रेफर करूंगा आप हारिस जितने चांसेस दे दें, वो आप देखिएगा फिर कितना लॉन्ग टर्म आपका एसेट बन के निकलता है। बट हारिस वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग जिस तरह उसने खेला है। वन ऑफ इनिंग्स अगर 10 मैचेस में आएंगी तो कोई फायदा नहीं है। वही बात है, मोहम्मद रिजवान बाबर आजम शुरू में 6 ओवर बिल्कुल गेम को डेड स्लो करते थे, एक आधे किसी 8-10 मैचेस के बाद उनकी 100 रन की पार्टनरशिप होती थी, लोग कहते थे देखो 100 रन की पार्टनरशिप है दोनों की। वही बात है ना, 8-10 मैचेस बाद आएगी तो कोई फायदा नहीं है। ये इनको समझना होगा कि भाई वन ऑफ इनिंग्स के लिए हम अपने 6-7-8 मैचेस 80% मैचेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, ये हमें ही नुकसान होगा, किसी और को नहीं होगा। उसके अलावा हसन नवाज बहुत अच्छा आज कैमियो प्ले किया उन्होंने, तेज इनिंग्स खेली जिसकी वजह से 179 तक स्कोर किया, क्योंकि बीच में ना एक कोलैप्स हो गया था, उस कोलैप्स की वजह से कहीं ना कहीं हम फंस सकते थे 150 के अंदर अंदर या 150 155, बट हसन नवाज ने आके जो कैमियो प्ले किया इट वॉज आउटस्टैंडिंग। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने शॉट्स खेले। एक आधा बंदा है जो अक्सर वो बेशतर कमेंट पे आ जाता है कि हसन नवाज को ट्रोल करने के लिए, आज नहीं आया। मैंने कहा ना ये सारे फैंस गायब हो गए, आज पाकिस्तान जीत गया, पॉजिटिव रिजल्ट्स आ गए, मॉडर्न डे क्रिकेट नज़र आ गया, इंटेंट नज़र आ गई, 2 मैचेस हार के भी अच्छी अप्रोच नज़र आ गई, गलतियां जो थी उनको ठीक करने की कोशिश नज़र आई, तो सब गायब हो गए। और ये बहुत कम निकल के नज़र आते हैं, ये वो होते हैं ना बरसाती जो मेंढक कहलाते हैं। खैर फर्स्ट इनिंग खत्म हुई तो 179 का टारगेट देखकर वो फीलिंग आ गई थी कि यार ये मैच पाकिस्तान नहीं हारता, कुछ भी हो जाए 179 रन का टारगेट ढाका की पिच पे चेज होना पॉसिबल नहीं है। हाँ खुद ब्लंडर करते तो एक अलग बात है, तो वो मैच वहाँ पे पाकिस्तान काफ़ी हद तक जीत चुका था। एक प्लेयर के लिए जो बहुत बुरा लग रहा है ना इस पूरी सीरीज के अंदर, वो है सुफियान मुकीम। वो बंदा क्या करे कि उसको प्लेइंग 11 में जगह मिल जाए। मतलब हमने ये कसम खाई हुई है कि हम रेगुलर स्पिनर अपनी टीम में नहीं रखेंगे। एक टाइम था हमारे पास अजमल, आफरीदी, हफीज़, ये 3 लोग होते थे। इस वक्त हमारे पास कोई अच्छा स्किलफुल टैलेंटेड बॉलर है ही नहीं जो रेगुलर स्पिनर हो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पीछे मौजूद नहीं है। याद है ना नुमान और साजिद जिस तरह वापस आए थे टेस्ट क्रिकेट में, अजहर महमूद वगैरह कहते थे हमारे पास स्पिन का टैलेंट ही नहीं है, उन्होंने आके एक्सपोज किया था उनको। इसी तरह हमारे पास मेहरान, सुफियान, फैसल, अकरम, ये तीनों हैं, लेकिन किसी को चांस नहीं मिल रहा है। वो बंदा बैठा रह गया। बांग्लादेश की कंडीशंस में अगर आप सुफियान को नहीं खिलाएंगे तो कहाँ खिलाएंगे यार। बांग्लादेश 5 चेंजेस करता है सीरीज जीतने के बाद, और पाकिस्तान सीरीज हार के भी सुफियान मुकीम को चांस नहीं देता। 5 चेंजेस करने का ना बड़ा जिगरा चाहिए होता है। ये सिर्फ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें करती हैं, हर टीम नहीं करती है। और पाकिस्तान सीरीज हारा हुआ है फिर भी सुफियान मुकीम बाहर बैठा हुआ है। मतलब ज्यादती की नेक्स्ट लेवल पर है कि सुफियान मुकीम को बिल्कुल ही इन्होंने साइडलाइन करके रखा हुआ है कि अपने बॉय शेडी बॉय को इन्होंने प्रोटेक्ट करना है। शादाब खान की जगह कोई ना ले ले। नवाज, फहीम आउट ऑफ नोवेयर टीम में रहते हैं, अभी भी इन्होंने यही किया है। मोहम्मद नवाज पूरा 16 ओवर हो गए मैच के, और नवाज को जल्दी से आखिर में लाया। जब गेम खत्म हो गया, पाकिस्तान के हक में आ गया, नवाज को लेकर आए, 2 टेलेंडर से आउट करवाया, नवाज के खाते में विकेट डलवाई। नवाज के लिए एक अच्छा के डिसेंट स्पेल हो रहा है, पॉजिटिव इमेज बन जाएगी। नवाज को तो ड्रॉप करना आसान है शादाब के मुकाबले, क्योंकि नवाज आया ही शादाब की रिप्लेसमेंट पे है कि जी हमारे पास एक ऑलराउंडर होगा जो बैटिंग भी करेगा बॉलिंग भी करेगा। तो उसको तो हटाना आसान है कि जब आपका वाइस कैप्टन वापस आएगा तो नवाज बैठ जाएगा। तो नवाज को जल्दी से ओवर दे जाएगा, भाई 2 विकेट निकाल लो टेल एंडर की। कमाल है ना। सुफियान मुकीम बाहर बैठा है, वह शक्लें देख रहा है, उसको कोई चांस नहीं मिल रहा। वो एक आधा मैच उसको मिलता है न्यूजीलैंड के साथ, वो परफॉर्म करता है, फिर वो क्यों ड्रॉप होता है भाई। आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी की है तो वो एक रेगुलर स्पिनर की है जो हर कंडीशन में खेल सकता हो, और वो सुफियान जैसा बॉलर है, वो फैसल अकरम जैसा बॉलर है जो हर कंडीशन में खेलता था। चैंपियंस ट्रॉफी में हम क्यों हमारे लिए बढ़ गई थी वो, क्योंकि हम नहीं गए थे स्पिनर पे, हम ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं स्पिनर को, हम उसको प्रॉपर चांसेस ही नहीं दे रहे ना, क्योंकि हमने ज्यादतियां करनी है, हमने मेरिट पे नहीं बनाना। आप देखो फरहान को एक मैच पहला उसने प्रूव कर दिया, यही हमने करना है, राइट डिसीजंस लेने, अच्छी टीम बनानी है, आपको हर रिजल्ट सामने मिलेंगे। जब ये स्क्वाड पाकिस्तान की अनाउंस हुई थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, तब मैंने उसी वीडियो में ये बात कही थी कि नवाज तो आया प्रोटेक्शन पे, अब सुफियान को कितने मौके मिलते हैं नहीं देखने की वाली बात होगी, मुझे नहीं लगता उसको मौके मिलेंगे। और एग्जैक्टली वो हुआ है, वो तीनों मैचेस में बाहर बैठा रह गया। नवाज ने हर मैच खेल लिया, पर सुफियान पर इन्होंने कोई ट्रस्ट नहीं दिखाया। ये है इनकी साजिश और ज्यादती जो खुलकर नजर आती है। अभी बेवकूफ़ बना नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी करना है। बॉलिंग पर आते हैं तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो चीज़ इस पूरे सीरीज में थी वो थी सलमान मिर्जा की बॉलिंग। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, राइट एरियाज को हिट किया, एक प्रॉपर टारगेट सेट करके बॉलिंग कर रहे थे, एक्शन अच्छा है, रनअप अच्छा है, कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ, कोई वेवर्ड बॉलिंग नहीं, मोस्ट विकेट्स है सीरीज के अंदर। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ जो थी वो सलमान मिर्जा थे, कमाल की बॉलिंग की है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि अब इनको कैरी किस तरह किया जाता है। देखें हमारे अक्सर प्लेयर स्टार्ट अच्छा कर देते हैं, उसके बाद वो कहीं गायब हो जाते हैं, जिनके पास पीआर नहीं होती या जो किसी के फेवरेट नहीं बन पाते, फिर उनको साथ कोई लेकर नहीं चलता। अब सलमान मिर्जा को किस तरह लेकर चलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। अगली सीरीज में वेस्ट इंडीज के साथ उसको चांस भी मिलना चाहिए और उसको खिलाना भी चाहिए। सलमान मिर्जा की इस बॉलिंग की वजह से ना हमारी बेंच स्ट्रेंथ अच्छी बन सकती है। अभी जब सारे आपके मेन बॉलर्स वापस आएंगे, जो प्रीमियम शाह अफरीदी हैं, नसीम है, रऊफ हैं, जब ये वापस आएंगे तो आपकी बेंच स्ट्रेंथ पे जरूर देखना होगा कि वहाँ पे सलमान मिर्जा कैरी होता या नहीं होता।
और अगली सीरीज में कितने चांसेस उसको मिलते हैं वेस्ट इंडीज के साथ। आकिफ जावेद को तो उन्होंने साइडलाइन कर दिया, अब ये सलमान मिर्जा को लेकर आ गए हैं। लेफ्ट आर्मर था आकिफ भी, सलमान भी, तो आकिफ को भी इन्होंने नहीं कैरी किया ना। तो वही बात है कि हमारे यहाँ स्टार्ट तो मिल जाता है लेकिन फिर साथ में कोई लेकर नहीं चलता है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके बाद पीआर नहीं होती, उसके बाद कोई अप्रोच नहीं होती है। खैर ओवरऑल बहुत अच्छी बॉलिंग की सलमान मिर्जा ने, सो वेरी वेल डन, वेरी वेल बॉल्ड। जो 2-3 चीज़ें इस मैच में खटक रही हैं वो ये है कि एक तो नवाज को जिस तरह से उन्होंने आखिरी में टेल एंडर के सामने लाके ओवर दे दिया कि भाई वो 2 आउट निकाल ले, उसने 2 विकेटें निकाल दी। तलत से 3 ओवर करवाए, 3 ओवर में 32 रन उसने दिए, 10 का इकोनॉमी था, उनका वाहिद बॉलर था जिसका इकोनॉमी 10+ था, बाकी सबका 6 और 5 के आसपास था। उसने 3 ओवर में 32 रन दिए, लेकिन अब्बास आफरीदी के लिए 1 ओवर नहीं था। 16 ओवर पाकिस्तान ने कराए लेकिन अब्बास आफरीदी ने 1 ओवर नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? इसलिए कि पिछले मैच में उसने 4 ओवर में 37 रन दे दिए थे। अगर इस हिसाब से, इस लॉजिक से चलेंगे जी, पिछला मैच किसी का अच्छा नहीं गया था तो अगले मैच में तो कोई खेल ही नहीं पाएगा। 1 ओवर नहीं कराया अब्बास आफरीदी ने। एक वाहिद बॉलर है जो एक हाईली स्किलफुल बॉलर है आपके टी20 के अंदर, जिसके पास वेरिएशंस भी हैं, जो अच्छी बॉलिंग भी जानता है, कंसिस्टेंट भी है। एक आपका ऑफ डे होता है, उस ऑफ डे में अगर उसको रन पड़ गए तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अगले मैच में उसको ओवर नहीं देंगे। तलत 3 ओवर करा सकता है लेकिन अब्बास 1 नहीं करा सकता। ये नजर आता है कि किस तरह बड़े प्यार से ना, जो प्लेयर्स इनके अपने ग्रुप के नहीं होते उनको बहुत आराम से साइडलाइन करते हैं। बाकी किसी से भी बॉलिंग करवाएंगे, रेलो कट्टों से करवा लेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको साइड करते हैं। चाहे वो फरहान हो, चाहे वो हसीबुल्ला हो, चाहे वो सुफियान हो, फैसल अकरम हो, मेहरान मुमताज़ हो, या फिर अभी इस तरह के आपके अब्बास आफरीदी। स्किलफुल बॉलर है। पहले आप प्रायोरिटी बॉलर ही वही था आपका, इस पूरी स्क्वाड के अंदर कहा गया था कि भाई बाकी दोनों तो डेब्यू कर रहे हैं, तो भाई अब्बास आफरीदी आपका मेन बॉलर है, उसको 1 ओवर नहीं करवाया। पिछले मैच में जब उसका ऑफ डे चल रहा था, उसको रन पड़ रहे थे, तो पूरा स्पेल करवाया कि जी बुरे से बुरा दिन है, उसको जितना बुरा बना सकते हो बनाओ, अगले मैच में कोई ओवर नहीं देंगे, उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप करेंगे या गायब करेंगे। अब देखते हैं वेस्ट इंडीज के टूर पे जब स्क्वाड सेलेक्ट होगी तो अब्बास आफरीदी आते हैं या नहीं आते। हो सकता है कि वो आए, प्लेइंग में जगह ना बना सके, या मे बी वो स्क्वाड में जगह ना बना सके, कि उनका आखिरी मैच बहुत बुरा गया था कि 4 ओवर में 37 रन पड़ गए थे। तो ये बहुत सलीके से ना, जो इनके फेवरेट नहीं है उनको बाहर करते हैं, और बाकी ऐसे प्लेयर्स जिनकी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं होती वो टीम में वापस आते हैं, जैसे शादाब खान आते हैं। तो ये बड़े सलीके से गेम कर रहे होते हैं। तो अब देखना ये है कि वेस्ट इंडीज़ की स्क्वाड में कौन खेलता है कौन नहीं खेलता। मेरे ख्याल से 1-2 दिन में स्क्वाड अनाउंस हो जाएगी, यहीं से कई प्लेयर्स चले जाएंगे, कुछ प्लेयर्स इसमें ऐड हो जाएंगे, जैसे शाहीन, नसीम, रऊफ़, ये लोग वापस आने के बहुत चांसेस हैं कि आ जाए वापस, क्योंकि एशिया कप की तैयारी करनी है, आई एम श्योर ये तीनों इनके प्लान्स में है। तो लेट्स सी कि किस तरह की स्क्वाड अनाउंस होती है। एंड वेरी वेल डन बांग्लादेश, जिन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, ज़बरदस्त बॉलिंग भी कराई सेकंड टी20 में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बांग्लादेश, जिन्होंने 2-1 पाकिस्तान को ये सीरीज़ हराई है। वेरी वेल प्लेड। पाकिस्तान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी, वेल डन। 3rd टी20 जीते, हाई नोट पे एंड करना ज़रूरी था, कि इससे हमारे कई प्लेयर्स का ना कॉन्फिडेंस वापस आएगा अगली सीरीज में जाने से पहले। स्पेशली शाहिदा फरहान हो गए, सलमान मिर्ज़ा हो गए, आगा के लिए इंपॉर्टेंट था कि भाई वो जीत के यहाँ से निकलें, तो कोई ना कोई मैच जीत के ही अगली सीरीज़ में जाएँ, अगला असाइनमेंट भी आसान नहीं है। सो ओवरऑल अच्छा रहा, अच्छा एंड था। और इस सीरीज़ के ऊपर ना हमें ये सब नहीं कहना है कि जी अटैकिंग क्रिकेट नहीं जानते या मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं जानते, ट्रांजिशन फेज है, गिव देम सम टाइम।